हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एसवीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज लेकर आया हूं क्लास 11th के फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर का तीसरा वीडियो। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज द्रव्यमान का मापन। इसके पहले पढ़े थे हम लोग लंबाई का मापन और उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले मात्रक। आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान का मात्रक का मापन एवं मात्रक। द्रव्यमान का मापन एवं मात्रक। ये द्रव्यमान क्या है? तो द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का आधारभूत गुणधर्म होता है। आधारभूत गुणधर्म क्या होते हैं? तो वैसे गुणधर्म जो कभी बदलता नहीं है। तो पदार्थ का जो आधारभूत गुणधर्म में से द्रव्यमान भी एक ऐसा ही गुणधर्म है। द्रव्यमान ना ही ताप पर निर्भर करता है, ना ही दाब पर निर्भर करता है और ना ही समय पर। कहने का मतलब द्रव्यमान चाहे तो कश्मीर में मापो किसी वस्तु का द्रव्यमान, या तो राजस्थान के गर्मी में मापो, दोनों जगह उस वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो क्या रहेगा? समान रहेगा। बात समझ में आ रही है? उसी तरह से ये दाब पर भी निर्भर नहीं करता है और समय पर भी निर्भर नहीं करता है। मतलब जो वस्तु आज 10 किलोग्राम है वो वस्तु आज से 10 साल बाद भी क्या है? 10 किलोग्राम ही रहेगा। तो इस तरह के गुणधर्म को ही क्या कहते हैं हम लोग? आधारभूत गुणधर्म, इंटरनल प्रॉपर्टी। द्रव्यमान का मापन के लिए जो प्रयोग करते हैं उसमें से एसआई मात्रक जो है वो होता है केजी। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी। इसका सीजीएस मात्रक जो होता है वो होता है ग्राम। द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक क्या है? ग्राम। अब क्या है, जैसे बहुत बड़े द्रव्यमान का मापन करना है तो उसके लिए केजी और ग्राम पर ज्यादा सुविधाजनक नहीं होता। तो सुविधाजनक के लिए हम लोग कुछ अन्य मात्रक भी यूज करते हैं जिसमें होता है क्विंटल, उसके बाद इसका और मात्रक है टन। ये सब बड़े द्रव्यमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और 1 क्विंटल बराबर होता है कितना जानती हो? तो 100 केजी के बराबर होता है। कितना होता है? 100 केजी। 1 टन कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? तो 10 क्विंटल के बराबर। 10 क्विंटल के बराबर क्या होता है? 1 टन। इस तरह से हम लोग ये बड़े द्रव्यमान को मापने के लिए ये इकाइयां प्रयोग में ला सकते हैं, क्विंटल, टन। बाकी अलग अलग देशों में अलग अलग मात्रक भी प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे द्रव्यमान के मात्रक पाउंड। तो पाउंड भी किसका मात्रक है? द्रव्यमान को मापने के लिए ब्रिटिश में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इसके मापक है। उसके बाद अपने ब्रह्मांड में बहुत छोटे मात्रक भी होते हैं। जैसे परमाणु के द्रव्यमान को मापना है, अणु के द्रव्यमान को मापना है, कोई भी कण है उसके द्रव्यमान को मापना है। तो ये छोटे छोटे कण को भी हम लोग किलोग्राम और ग्राम में दर्शाने में अनकंफर्टेबल होता है, मतलब असुविधा होता है। तो सुविधा के लिए परमाणुओं और परमाणु कणों के मापन के लिए जो मात्रक यूज करते हैं वो मात्रक होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। और आजकल इसको केवल हम लोग U से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? U से। बात समझ में आ रहा है? और एक U बराबर होता है 6.27 इंटू 10 टू पावर -27 केजी। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आता? आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये तो मात्रा की बात हुई। किसके मात्रा की? तो द्रव्यमान के मापन में प्रयुक्त मात्रक की। अब हमारे ब्रह्मांड में देखना, छोटे छोटे कण से लेकर विशाल पिंड के हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का बात किया जाए तो ये बहुत छोटा कण है। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये छोटे छोटे कण हो गए। इसके बाद चंद्रमा, सूर्य, ब्रह्मांड में जो बहुत सारे पिंड है, जो ग्रह हैं, ये सभी ग्रह जो है इसका मापन हम लोग कैसे करेंगे? तो सामान्य में जैसे आपको बोल दे कि 1 किलोग्राम चावल दो, 1 किलोग्राम क्या कर दो? आटा दो। तो ये सब के लिए तो हम लोग सामान्य से एक तोला का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन जो ब्रह्मांड में जो बहुत बड़े पिंड है, बहुत बड़े पिंड कहने का मतलब जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सब का
आपको मापन करना है तो आप कैसे करेंगे? तो ये सब मापन के लिए हम लोग वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं और इसमें बड़े बड़े पिंडों का मापन के लिए हम लोग गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रयोग करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम क्या था? तो F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ m1 क्या है? तो एक पिंड का द्रव्यमान है, m2 क्या है? तो दूसरे पिंड का द्रव्यमान है, और r क्या है? तो दोनों के मध्य की दूरी है। और g को हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक नियतांक, जिसका वैल्यू फिक्स होता है, वो होता है g इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 के न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं? ब्रह्मांड में जो बहुत बड़े बड़े पिंड है उसका द्रव्यमान को क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद जो छोटे छोटे कण है, जैसे प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है और परमाणु हो गए, ये सारे कणों का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम लोग एक वैज्ञानिक मेथड का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी। द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी। छोटे छोटे कणों का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी मेथड का प्रयोग करते हैं। स्पेक्ट्रम लेखी। इस मेथड में क्या होता है? इस मेथड में जिस कण का हमें क्या करना रहता है? द्रव्यमान ज्ञात करना रहता है, उसे हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं? उस आवेशित कण को एक समान विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करवाते हैं। और जैसे वो कण आवेशित कण क्या होगा? इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो इसका जो पथ का रास्ता होगा, प्रक्षेप का पथ जो होगा, वो हो जाता है सर्कुलर। सर्कुलर मतलब वर्ताकार हो जाता है। और इस वर्ताकार पथ की जो त्रिज्या होती है वो उस कण के द्रव्यमान का क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है। और इसका प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं? उस कण के द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। इस मेथड में मैंने क्या बताया? तो एक समान विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण को प्रवेश करवाते हैं, और जैसे वो आवेशित कण एक समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेगा? प्रवेश करेगा, तो वो कैसा गति करने लगता है? तो वर्ताकार गति करने लगता है। और इस वर्ताकार गति में की जो त्रिज्या होती है, प्रक्षेप पथ की जो त्रिज्या होती है, वो त्रिज्या उस कण के द्रव्यमान के क्या होते हैं? समानुपाती होता है। और इस तरह से हम लोग इसका प्रयोग करके क्या करते हैं? R1 by R2 करके हम लोग R1 R2 M1 M2 इस तरह का इक्वेशन का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रयोग के द्वारा छोटे छोटे कणों का क्या कर सकते हैं? द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये किसी भी पिंड का द्रव्यमान ज्ञात करने का हम दो मेथड पढ़े, एक गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रयोग करके, और दूसरा द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी। और जो सामान्य पदार्थ होते हैं, जैसे अपने आसपास में जो छोटे छोटे पदार्थ है, जैसे आपको आलू तोलना है, टमाटर तोलना है, चावल तोलना है, तो इसके लिए तो हम लोग सामान्य बाट का प्रयोग करते हैं। तो यह था द्रव्यमान के मापन। आगे हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान का प्रास। द्रव्यमान के प्रास के मतलब क्या समझते हैं? तो अभी मैंने बताया कि अपने ब्रह्मांड में जो द्रव्यमान है वो एक छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन से लेकर ब्रह्मांड के सब द्रव्यमान है। जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान में बोलूं क्या, तो इसका द्रव्यमान होता है 10 to power -31 kg के कोटि का। और अपने विश्व का जो द्रव्यमान है, वो विश्व का द्रव्यमान क्या है? तो ये है 10 to power कितने? 55 kg के कोटि का। तो हम लोग ये छोटे से कण के द्रव्यमान से लेकर इस बड़े से कण के द्रव्यमान का क्या करना पड़ता है? मापन करना पड़ता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान का प्रास। मतलब अपने ब्रह्मांड में इस कोटि के द्रव्यमान से लेकर इस कोटि तक के द्रव्यमान उपस्थित है। इसके बीच में हम लोग जाने तो चंद्रमा का द्रव्यमान जो है वो किस कोटि का है? तो चंद्रमा का द्रव्यमान होता है 10 to power 23 kg के कोटि का। उसी तरह से पृथ्वी का द्रव्यमान मैं बात कर लूं तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 10 to power 26 kg के कोटि का। यदि मैं सूर्य का द्रव्यमान बात करूं तो ये होता है 10 to power 30 kg के कोटि का। और यदि मैं इसी तरह से बात करूं सूर्य के द्रव्यमान का, तो सूर्य का तो मैं बता दिया 10 to power 30 kg। और अपने जो मंदाकिनी है आकाश गंगा,
उसका द्रव्यमान के कोटि का बात करूं तो ये होता है 10 टू पावर 41 केजी के कोटि का। और जो ब्रह्मांड का द्रव्यमान है वो कितना है, तो 10 टू पावर 55 केजी के कोटि का। तो ये अपना क्या हो गया, द्रव्यमान के परास। मतलब इतने छोटे कण अपने ब्रह्मांड में उपस्थित है, इतने कम द्रव्यमान के और इतने बड़े द्रव्यमान के। बात समझ में आया। और यही है कि अपना द्रव्यमान का परास। तो ये था अपना द्रव्यमान के मापन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आगे हम लोग पढ़ेंगे समय का मापन। किसका पढ़ेंगे, समय का मापन। समय भी क्या था, तो समय भी एक मूल राशि है। समय भी क्या है, एक मूल राशि। हम लोग भौतिकी में देखना, भौतिक राशियों में 7 अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में 7 मूल राशि पढ़े हुए थे। उसमें से पहला लंबाई था, दूसरा द्रव्यमान था और तीसरा क्या था, समय। तो समय का मापन हम लोग कैसे करते हैं, तो समय के मापन के लिए हम लोग जो आजकल मानक के रूप में प्रयोग करते हैं वो परमाणुीय मानक होता है। समय के मापन हेतु हम लोग क्या करते हैं, तो परमाणुीय मानक का प्रयोग करते हैं। ये परमाणुीय मानक क्या है, तो परमाणुीय मानक जो है वो सीजियम एक तत्व है। सीजियम क्या एक तत्व है। सीजियम तत्व के से जो सबसे न्यूनतम ऊर्जा स्तर का, सबसे न्यूनतम ऊर्जा स्तर में जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, संक्रमण करते हैं, तो संक्रमण के कारण उससे क्या उत्पन्न होता है, विकिरण उत्पन्न करता है। फिर से समझना, परमाणुीय मानक के मतलब आप क्या समझते हैं। समय के मापन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, परमाणुीय मानक का प्रयोग करते हैं। और ये परमाणुीय मानक क्या है, तो सीजियम परमाणु के इसका परमाणु संख्या कितना, 133 है। तो सीजियम परमाणु के द्रव्यमान संख्या 133 है। सीजियम परमाणु के सबसे न्यूनतम ऊर्जा स्तर में जब इलेक्ट्रॉन संक्रमण करते हैं तो संक्रमण के कारण उससे क्या उत्पन्न होते हैं, विकिरण उत्पन्न होते हैं। और ये विकिरण कंपन करते हैं। कंपन करने मतलब अपने मध्य बिंदु के आगे पीछे क्या करते हैं, दोलन गति करते हैं। और इसके कंपन के, इस कंपन के 91, 92, 63, 17, 70 इसको 91, 92, 63, 17, 70 कंपन करने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, 1 सेकेंड करते हैं। फिर से समझना, परमाणुीय मानक क्या है, तो हम लोग परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु के 133 सीजियम परमाणु, ये सीजियम 133 उसका द्रव्यमान संख्या है के अप्रूव लेते हैं और इसे हम लोग मानक मानते हैं। और ये 1 सेकेंड का मतलब आप क्या समझते हैं, तो 1 सेकेंड का मतलब होता है कि सीजियम परमाणु के सबसे न्यूनतम ऊर्जा स्तर में, सबसे न्यूनतम ऊर्जा स्तर में जब परमाणु के इलेक्ट्रॉन संक्रमण करेंगे तो संक्रमण के दौरान उससे क्या उत्पन्न होता है, विकिरण उत्पन्न होता है। और इस विकिरण के 91, 92, 63, 17, 70 कंपन करने में जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड करते हैं। 1 सेकेंड का मतलब आपको समझ में आ गया। तो ये अपना क्या था, 1 सेकेंड का परिभाषा। कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 सेकेंड का मतलब समझ में आ गया। और यही है परमाणु घड़ी का आधार। तो ये था समय का मापन। समय का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकेंड होता है। इसका अन्य मात्रक क्या है, तो मिनट, उसके बाद आवर, उसके बाद डे, ये सब क्या है, समय का मात्रक है। इसका SI मात्रक क्या होता है, समय का SI मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। और जो समय का परास है, समय का जो रेंज है, तो जो अपने पृथ्वी पर जो सबसे अस्थायी कण है उसका समय सीमा जो होता है वो 10 टू पावर -24 सेकेंड होता है। और जो सबसे अधिकतम समय का माप है ब्रह्मांड की आयु, वो कितना है, तो 10 टू पावर कितना है, तो 10 टू पावर 17 सेकेंड होता है। मतलब समय का जो परास होगा वो कहां से होगा, तो 10 टू पावर -24 सेकेंड से लेके 10 टू पावर
17 सेकेंड के। ये 10 टू पावर माइनस 24 सेकेंड क्या है? तो ये 10 टू पावर माइनस 24 सेकेंड अस्थायी परमाणु का आयु है। और ये किसका आयु है? तो अपने विश्व ब्रह्मांड का आयु है। तो ये था द्रव्यमान के मापन और समय के मापन। अगले वीडियो में लेकर आऊंगा मैं आपका त्रुटि, मापन में त्रुटि और त्रुटि के प्रकार। यदि आपको समझ में आया तो ये वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि अगले आपके दोस्तों को भी क्या फायदा हो। थैंक यू।